बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में बिजली का शदीद तरीन बहरान महज एक तकनीकी मसला नहीं है, बल्कि एक सियासी और इंसानी मसला बन चुका है। मकबूजा कश्मीर कुदरती वसाइल के हवाले से माला माल है। बिलखुसूस पानी के हवाले से अगर हम बात करें तो वाफिर मिकदार में पानी वहां पे मौजूद है। इस पानी से हिंदुस्तान हजारों मेगावाट बिजली बनाकर अपने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जबकि मकबूजा कश्मीर की जो डिमांड है उसको देखा जाए तो वो तक पूरी नहीं होती। मकबूजा कश्मीर में ये मसला इस कदर संगीन नौइयत इख्तियार कर चुका है कि मकबूजा कश्मीर से 2400 से 2500 मेगावाट की डिमांड ये इस टाइम के अंदर वादी के अंदर होती है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो बिजली प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ 1400 से 1500 मेगावाट प्रोवाइड की जाती है, और बाकी जो बिजली है वो ज्यादा नरखों के ऊपर हिंदुस्तान से हासिल की जाती है। वो इलाका जो बिजली पैदा करने के हवाले से खुद कफील है, उसके साथ इस तरह की सूरत हाल का रवा रखना ये क्या इत्तफाक हो सकता है? ये सूरत हाल वाज़ह करती है कि भारत कश्मीरियों के वसाइल पर हक तो जताता है और मुकम्मल बुनियादी ज़रूरियात फराहमी में मुकम्मल तौर पर इसकी ज़रूरियात की फराहमी में नाकाम हो चुका है। हालिया रिपोर्ट्स और आदाद शुमार भारत के उन दावों की कलई खोल देते हैं कि वहाँ तरक्की हो रही है। आपको थोड़ा सा और डेटा बताते हैं कि दिसंबर 2025 तक की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक 95% बिजली दूसरे भारतीय इलाकों से दरामद करने पर मजबूर रहा है, बावजूद इसके कि यहाँ खुद बिजली पैदा करने की भरपूर सलाहियत है। सर्दियों के दौरान मकामी पन बिजली के मंसूबे की पैदावार 90% तक गिर जाती है, क्योंकि बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के बजाय सिर्फ वसाइल निचोड़ने पर भारत ने अब तक तवज्जो की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के 112, नाज़रीन बताता चलूं कि कश्मीर के 112 बुनियादी मराकिज़े सेहत बिजली से महरूम हैं। अब यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जिसकी वजह से कश्मीरियों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। इन आदाद शुमार की रोशनी में दर्ज झेल जो मामलात हैं वो भी देखे जा सकते हैं। अगर हालात को देखा जाए तो आपको बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि ना कश्मीरी वहां पे कारोबार कर सकता है, ना वहां पे अस्पतालों में बिजली की फराहमी है, ना वहां पे स्कूलों में बिजली की फराहमी है, और इसके साथ साथ जो बुनियादी ज़रूरियात के लिए बिजली की ज़रूरत होती है वो भी कश्मीरियों को नहीं मिल रही है। तो इस हवाले से यकीनन आज के प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसको हम इत्तफाक कह के, बिजली की कम प्रोडक्शन कह के सरफे नज़र कर सकते हैं, या एक सिस्टमैटिक वे में कश्मीरियों का इस्तेहसाल हो रहा है। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया, तारुफ करवा देते हैं। जनाब में स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं राजा फैसल साहब, नामवर तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और शेख अब्दुल माजिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, APSC से आपका ताल्लुक है। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है तारिक अजीज़ साहब ने, आप सीनियर तज्ज़ियाकार और साफ़ी हैं। हमें फरजाना याकूब साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, आप जो है वो साबिक MLA भी रही हैं, साबिक वजीर भी रही हैं, और साथ साथ एनालिस्ट भी हैं। सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको ये शॉर्ट्स दिखाते हैं। लगातार इस साल हमें 1500 से 1800, 1800 से 2100 और 2100 से 2700 तक हमारा बिजली फीस पहुंच गया है। यहाँ का आवाम गरीब मजदूर है, वो दिन भर जो कमाता है तो वो कहाँ से बिजली फीस अदा करेगा? कश्मीरियों पे जुल्म जबर बंद कीजिए। जो गरीब बेरोजगार इंसान सर्दियों में अपने अयाल को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, वो प्रीपेड मीटर का रिचार्ज कहाँ से डालेगा, वो कहाँ से बिजली बिल फराहम करेगा? ये सरासर जुल्म है। हमारा इनके साथ मायदा हुआ था NHPC के साथ 5 किलोमीटर के अंदर पावर फ्री देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो अपना पावर है सर 2 घंटे 3 घंटे पूरा दिन में होता है। 300 से बिल चढ़ा के 1400, 3000, 4000 तक पहुँचा दी। आहो बुका आपने सुनी, और किस कदर इस वक्त तकलीफ में है कश्मीरी, ये भी आपने सुना। शेख अब्दुल माजिद साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। अगर मकबूजा कश्मीर बिजली की पैदावार के हवाले से खुद कफील है तो आज कश्मीरी सरापा एहतजाज और बिजली के लिए मोहताज क्यों है? हकीकत तो यह है कि जम्मू व कश्मीर
इस वक्त भी 4000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जिसमें 2 बड़ी कंपनीज काम कर रही है। जम्मू कश्मीर का जो अपना स्टेट का जो स्टेट थी, अब तो यूटी बना दी गई है, उसका जो अपना इदारा है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और दूसरा है जो हिंदुस्तान का इदारा है नेशनल NHPC। नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कॉरपोरेशन है वो है। इसमें भी जो है ना, ये जो दोनों कंपनी जो बड़ी कंपनीज है जो बिजली पैदा करती है, इसमें मिनिमम जो कम से कम जो बिजली पैदा करता है वो करता है जो जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये तकरीबन 1200 मेगावाट बिजली यह पैदा करता है, और जो नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 2500 मेगावाट बिजली यह पैदा करता है। और ये सारी की मैक्सिमम बिजली कश्मीरियों का हक है, लेकिन इसके बजाय ये सारी की मैक्सिमम जिसका जो तकरीबन 70%, 60%, 70% ये नॉर्दर्न ग्रिड को चली जाती है, जहाँ से नॉर्दर्न इंडिया को सप्लाई की जाती है। वहाँ पर वो महंगे दामों में बेचते हैं, सस्ते दामों में बेचते हैं, लेकिन कश्मीरियों को जो कश्मीरी बिजली पैदा करता है उनको इस हक से महरूम रखा गया। अच्छा, मैं आपको यहाँ सॉरी रोकूंगा, ये फरमाइएगा कि 1200 मेगावाट तो चलें कश्मीरियों को मिल गई, उनकी डिमांड है 2500 मेगावाट, तो जो 1200 दूसरी मेगावाट या 1400 मेगावाट की उनकी डिमांड होती है, फिर वो उन्हें इंडिया से खरीदनी पड़ती है, ऐसे ही है वो ये और किस रेट पे खरीदनी पड़ती है ये भी जरा बता दें। ये तो आपने रिपोर्ट में दिखाया है कि यही बिजली जो चंद मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले ये तकरीबन 1000 रुपए का बिल आता था, अभी आपने रिपोर्ट दिखाया ये 4000 तक के इन्होंने बिल वो जो शॉर्ट्स हमने दिखाई कश्मीरी जो बिल दिखा रहे, ये महंगे दामों हमारे कश्मीरियों की ही बिजली कश्मीर में पैदा की जाती है और वही बिजली हिंदुस्तान भेज दी जाती है, और वहां पर एक नया ड्रामा रचाया जाता है कि हम इंपोर्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के बिजली और वो इनको महंगे दामों में बेचते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा होता ही है कि जो वसाइल होते हैं उस पर सबसे पहला हक वहां की मकामी आबादी का, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे क्या पहले कश्मीरियों को वो हक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कोई भी हक नहीं मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी के चंगुल में फंसा दिया गया है, मुलाजमतों से बरतरफ किया जा रहा है, हमारी मईशत बैठती गई, सेब की इंडस्ट्री हमारी जो रीढ़ की हड्डी है कश्मीर की मईशत का, उसको बिठा दिया गया है। एक और नया तमाशा जो इंडिया ने शुरू किया हुआ है वो ये है कि जो हमारे ऑर्चर्ड जो एरियाज हैं, सेब अखरोट जो पैदा करने वाले एरियाज हैं, उनमें हिंदुस्तान ने रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी, ज़मीनों से महरूम कर दिया लोगों को। अब ये डेवलपमेंट के नाम पे कर रहा है हिंदुस्तान, लेकिन हकीकत ये है कि डेवलपमेंट नहीं है। कश्मीर में जो मैदानियात हैं, चाहे वो लाइमस्टोन है, चाहे वो जिप्सम है, इस तरह और भी बहुत सारी हैं मैदानियात, उनकी आसान तरसील के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों से ज़मीनें छीनी जाती हैं। अब ये बताइएगा, आपका एक बात रब्ता भी रहता होगा, आपकी फैमिली वहाँ पे भी है, क्या वहाँ पे सूरत हाल है बिजली के बगैर 12 से 18 घंटे, और कितनी माइनस में वहाँ पे इस वक्त दर्जा हरारत है, और लोग कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारें कि वहाँ पे लकड़ी भी काटने की इजाज़त नहीं है? सर इस वक्त तो इंतहाई सूरत हाल जो पर्टिकुलरली इस वक्त सर्दी का मौसम जो होता है ये इंतहाई कठिन होता है। -10 जो हमारे इलाके हैं -5 -10 भी जाता है, -10 भी जाता है। और इस सूरत हाल में बिजली का होना कितना ज़रूरी है ये बआसानी समझा जा सकता है, लेकिन महरूम कर दिया। और 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है उन लोगों को जो बिजली पैदा करने वाले हैं, उनकी बदकिस्मती का आलम यह है कि उन बेचारों को अंधेरे में डुबो दिया जाता है। और इस वजह से तमाम इंडस्ट्रीज बैठ गई है, हमारी कालीन बाफी की सनत बैठ गई है, दस्तकारी की सनत बैठ गई है। हम सेब स्टोर करते थे, अव्वल तो पहले उनको इंडिया की मंडी में पहुंचाने नहीं दिया जाता, फिर हम स्टोर करना चाहते हैं, जब बिजली नहीं है तो वो स्टोर में सड़ जाता है, वो भी फेंकना पड़ता है। यानी कि मईशत की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बिठा दी गई है, खत्म कर दिया गया। और दूसरी तरफ आपका एक बढ़ा रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक तरफ तो ये मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, बिजली पैदा होती है, कश्मीरियों को दी नहीं जाती, और दूसरी तरफ हम आते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ। ज़रा फरजाना साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। फरजाना साहिबा का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, लोगों की नफ्स पे बड़ा इनका हाथ रहता है, इनको पता है कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। फरजाना साहिबा आपको वेलकम करते हैं। फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर में बिजली पैदा होती है, पन बिजली के वहाँ पे मंसूबे लगे हैं, जैसे नीलम जहलम हो गया, मंगला है, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनको इस बिजली से कितना फायदा हो रहा है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, और एक तकाबली जायजा भी ताकि हम कर सकें कि इस वक्त दोनों अतराफ में जो कश्मीरी रह रहे हैं वो किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में
आज़ाद जम्मू कश्मीर की निस्बत ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। इसमें एक मुमासिलत तो ये है कि दोनों कश्मीर के हिस्सों से जो बिजली बनाई जाती है वो मेन ग्रिड में जाती है और उसके बाद फिर वापस इन इलाकों में दी जाती है विद एडिशनल कॉस्ट। एटलीस्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक जो फैसिलिटी है वो ये है कि जो बिल्कुल मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी बिजली मेन ग्रिड में नहीं जाती और वो लोकली ही इस्तेमाल होती है। मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं कि 1 मेगावाट, उससे नीचे या उससे थोड़ा सा ऊपर 2 मेगावाट तक, 3 मेगावाट, क्योंकि मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लोकल कंजम्पशन होती है। इस तरह का आप नीलम में देखेंगे, रावलाकोट से आगे जो इलाके हैं वहाँ पर देखेंगे कम है, लेकिन बहरहाल ये है। तो मेन ग्रिड तक आना बिजली का और फिर वापस इन इलाकों तक जाना, उसमें जो प्राइस एस्केलेशन है वो हकीकत ये है कि दोनों इलाकों में हो रही है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो वाटर यूजेज चार्जेस हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत AJK की हुकूमत को देती है। इंडिया जो है वो अपने मुख्तलिफ इलाकों में, पर्टिकुलरली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ इस तरह का कोई सिलसिला नहीं रखता। कोई रॉयल्टी या इस तरह के सिस्टम्स वहाँ पर एज सच जहाँ तक हमने देखा है वो नहीं है। बिजली पाकिस्तान में भी बहुत महंगी हुई थी और उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुई थी। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रोटेस्ट का फ़र्क ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, इंगेज किया प्रोटेस्टर्स के साथ। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने इंगेज किया प्रोटेस्टर्स के साथ क्योंकि ये अपने लोग हैं और इस इशू को रिजॉल्व करने के जो है ना सलूशन ढूंढा गया। उसमें यह है कि आज की तारीख में आज़ाद जम्मू कश्मीर में पूरे पाकिस्तान की निस्बत जो बिजली के नर्ख हैं वो बहुत कम है, 3 से 4 रुपए हैं। इसको आप कंपेयर कर लीजिए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ऑन एवरेज 3 रुपए बनते हैं। अगर इसको इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो 1 रुपया बनता है इंडियन करेंसी में। ठीक है जी। अब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसा नहीं है और महंगी हो गई है। आप सोचिए कि एक वक्त था कि जहाँ पर कहा जाता था कि ओ जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो बड़ी सब्सिडीज हैं जी, चीजें बड़ी सस्ती हैं और इंडिया कितना ख्याल रख रहा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का। और आज ये वक्त है कि आप देख लीजिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के नर्स जो हैं वो कम है एज कम्पेयर टू इंडियन ऑक्यूपाइड, कम तरीन है। बल्कि अगर इंडियन ऑक्यूपाइड का देखा जाए तो मेरे ख्याल है शेख साहब 30 रुपए से ऊपर पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है कश्मीरियों को अप्रोक्सीमेटली। तो वो अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 90 से 100 रुपया पर यूनिट कॉस्ट इस वक्त मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को पड़ रही है जी। तो ये वो वक्त आ गया है कि आज वहाँ के लोग जो कि हमेशा हमारा साथ देते थे, आज जो बाहर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी हैं, आज वो सोचते हैं कि ये क्या हालात हो गए हैं। देखिए कि हमारे AJK का इस तरह से सिलसिला बेहतर हो रहा है। इन्फ्लेशन देखिए हर जगह है, उसको एक हद से ज्यादा जो है मैनेज नहीं किया जा सकता, सब्सिडाइज किया जाता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत साथ दिया है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत का और सब्सिडी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। और इंडिया ने देखे जी स्मार्ट मीटर लगाए, कॉस्ट बढ़ गई कश्मीरियों के लिए, और आप 20% सरचार्ज लगा रहे और कॉस्ट बढ़ गई। राजा फैसल साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा राजा। इस वक्त तो सूरत हाल है ये कि अमवात हो रही हैं, शदीद सर्दी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, मनफी दर्जा हरारत है, इसमें जो बिजली की बंदिश है बुनियादी फैक्टर बन रहा है इन अमवात में। तो क्या भारत जो है इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके कश्मीरियों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे रहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हर एक चीज़ जो कि उनके हाथ में अवेलेबल है जिससे कि वो स्क्वीज़ कर सकते हैं कश्मीरियों को, वो कर रहे हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो एट द सेम टाइम अंबानीज़ और अडानीज़ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो बिजली है वो मुनक़ता नहीं की जाती और उनको पूरी की पूरी बिजली दी जाती है और आसान नरखों पे दी जाती है। और जैसा कि पहले भी इस बारे में बात हुई है कि यूज से ऑलमोस्ट डबल बिजली जो है वो कश्मीर जनरेट करता है इंडियन इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन उनको बिजली ना मिलना और जिस तरीके से उनको देना
ऑफ कोर्स इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान हैं। उन लोगों से ये पैसे बटोर रहे हैं जिनके पहले इन्होंने रोजगार खत्म किए। अब तो हर एक फील्ड में हम ये देख रहे हैं कि वो कश्मीरियों का कला कुमा कर रहे हैं। एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक मेडिकल कॉलेज जो कि पीर पंजाल के बिल्कुल उस साइड पे मौजूद है, उसका नाम श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उसमें टोटल यासिर साहब टोटल स्टूडेंट्स थे 50। 50 में से 42 जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम्स थे, 7 स्टूडेंट जो हिंदू थे और एक सिख स्टूडेंट था। सिर्फ ये वजह बनी उसको खत्म करने की, उसका लाइसेंस कैंसिल करने की कि उसमें मुसलमान ज्यादा हैं, मेरिट पे आए हैं। सारे के सारे मुसलमान मेरिट पे आए हैं। लेकिन क्या है कि उसको बंद करो, क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर जनरेट करेगा, कश्मीरी डॉक्टर जनरेट करेगा, मुसलमान डॉक्टर जनरेट। दिस इज दी वो रेसिज्म जो कि अभी प्ले हो रहा है और कश्मीरियों का हर एक तरीके से एहतसाल किया जा रहा है। और ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं कि ऑफ कोर्स वो बारहा बताना चाह रहे हैं कि वो कश्मीरियों को किसी सूरत भी सुख का सांस नहीं लेने देंगे। हर तरफ आपको कश्मीरियों का एहतसाल नजर आता है और वो कश्मीरी जिनका के रोजगार छीना जाता है और वो कश्मीरी जिनको के हर एक फील्ड में पसे पुष्ट डाला जाता है, उनसे फिर पैसे भी बटोरे जाते हैं ताकि वो कंगाल से कंगाल होते जाए। तारिक अजीज साहब, हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस्तेहसाल हो रहा है कश्मीरियों का, वहाँ की बिजली पैदा होती है, बिजली इंडिया ले जाता है, उनको मिलती नहीं है और वो अमवात पे अमवात मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त हो रही हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से इंडिया ने यह दावा किया था कि तरक्की के एक नए दौर का आगाज मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, ये बदलता कश्मीर है, ये नया कश्मीर है। तो अगर ये तरक्की के नए दौर का आगाज है तो सूरत हाल ये है कि 110 से ज्यादा सेहत के मराकज ऐसे हैं कि जहां पे बिजली मौजूद नहीं है। क्या ये तरक्की दी है इतने अरसे में हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को? देखिए जी, तो आपने आर्टिकल 370 का जिक्र किया, वो तो एक बहाना था, वो तो कब्जा करने का एक जो उन्होंने मनसूबा बनाया था। उसके बदले ये सहूलतें नहीं कि ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, सब झूठ का पलंदा था जो आप सामने भी आ गया है। वहाँ जहाँ से बिजली पैदा होती है और इंडिया को जाती है वहाँ आप जैसे आपने बताया कि 110 गांव ऐसे हैं कि जहाँ वहाँ पे बिजली की सहूलत नहीं है। सिर्फ बिजली की हद तक मामला नहीं है, एजुकेशन का आप मामला देखने, तालीमी इदारों में देखने, हालिया जो एक वाक़या हुआ है मुस्लिम स्टूडेंट के साथ, तो इस किस्म के वाक़यात वहाँ पे जो है बुनियाद जो है इस किस्म के वाक़यात आए रोज़ होते हैं। और बदकिस्मती से कुछ जो रिपोर्ट नहीं होते, हमारे तक नहीं पहुँचते, वो इसकी तादाद ज़्यादा है। हमारे पास कोई इक्का दुक्का पहुँचता है, 2 पहुँच के 3 पहुँच के कोई एक वाक़या आ गया तो वो हाईलाइट हो गया। अदरवाइज़ ये जो रूटीन है, ये जो मामला है, ये वो रोज़ का है, डेली के बेसिस पे है। वहाँ मुसलमानों के साथ अक़लियतों से भी बदतर सलूक किया जाता है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उनकी जॉब्स हो। अब बिजली का जो मामला आपने बिलखुसूस जिसका जिक्र किया कि बिजली पैदा यहाँ से होती है, पूरे हिंदुस्तान में जाती है, बाकी लोगों से मुस्तफ़ीद होते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ होती है वहाँ उनको नहीं दी जाती। 110 गाँव ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है और 110 मराकज़ सेहत है, बुनियादी मराकज़ है। 110 अस्पताल ऐसी हैं। अब अस्पताल एक ऐसी बुनियादी सहूलत है, बुनियादी मरकज़ है जहाँ पे इब्तदाई तौर पे कोई पेशेंट हो, जितना बड़ा कोई हो, छोटा मरीज़ हो, बड़ा मरीज़ हो, वहाँ जाता है। जहाँ वहाँ बिजली नहीं होगी तो उसकी इलाज का इब्तदा कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ ना लाइट होगा, ना बल्ब होगा, ना कोई एक्सरे होगा, ना कोई टेस्ट होगा, तो इलाज मतलब ना होने के बराबर। वो 110 जो मराकज़ जो सेहत के हैं वो तो ख़त्म होकर रह गए। और जब वादा ये किया गया था, एक वादा किया गया था, बहाना बनाया गया था, वो तो एक जुस्ता वो जो है कि एक कब्ज़ा करने के लिए जी 375 ख़त्म करेंगे तो मकबूजा कश्मीर को मज़ीद सहूलतें देंगे। मज़ीद सहूलतें देना तो दायकिनार, उन्होंने वो जो सहूलतें पहले थीं, जो उनके पास फैसिलिटी वो भी छीन ली गई हैं। और ये जो हिंदुस्तान का ये जो इसका फेस सामने आया है दुनिया के सामने, और यकीनी तौर पे हम उम्मीद रखते हैं कि जो है हमें कोशिश भी करनी चाहिए पाकिस्तान की मीडिया को, ये फेस पूरी दुनिया के सामने, जहाँ हिंदुस्तान बड़ा सेकुलर बनता है, लिबरल बनता है, डेमोक्रेट बनता है, उनके सामने ये बेनकाब इनका ये चेहरा करना चाहिए कि वहाँ पे जो है हस्पतालों की बिजली बंद कर दी गई है, वहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए दाखिलों का मसला है, उनकी जॉब्स का मसला है। तो ये इशू जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये मामला हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, चाहिए था। सही। हमें एक और बड़ा बर्निंग इशू इस वक्त बना हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उस तरफ जाना है और ज़रा बात कर लेते हैं आसिया इंदराबी साहिबा के हवाले से। मकबूजा
کشمیر کی تحریک آزادی کی توانا آواز اور دختران ملت کی بانی سیدہ آسیہ اندرابی کو بھارتی ریاست ایک بار پھر بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دہائیوں سے بھارتی ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے والی اس آئرن لیڈی کو حال ہی میں نئی دلی کی ایک خصوصی عدالت نے من گھڑت الزامات کے تحت مجرم قرار دے دیا ہے اور کشمیریوں کے جذبہ حریت اور حق خود ارادیت کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ 14 جنوری 2026 کو نئی دلی کی NIA کی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج چندرجیت سنگھ نے آسیہ اندرابی اور ان کی 2 ساتھیوں فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت ان کی سزا کا تعین جو ہے وہ 17 تاریخ یعنی کل اس کا تعین کرے گی کہ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ الزامات کیا ہیں جی؟ ان پر الزامات جو لگائے گئے ہیں وہ اتنے مذاقہ خیز اور من گھڑت الزامات ہیں کہ ان کا کہا کہ جی کہ بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنے اور مجرمانہ سازش اور نفرت انگیز تقاریر کیا ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف آسیہ اندرابی کا معاملہ نہیں ہے، جبکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں محمد قاسم فختو جن کا نام ہے، وہ 30 سال سے زائد ہو گئے ہیں انہیں عمر قید کی وہ سزا کاٹتے ہوئے، جس کی دنیا میں شاید کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس پر بڑی ریلیونٹ شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر ملانی، آپ کشمیری تجزیہ کار بھی ہیں، آپ اور بڑے قریب سے اس خانوادے کو جانتے بھی ہیں، ان کی اس وقت کیا صورتحال ہے ذرا جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، ذرا فرمائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے ڈاکٹر آسیہ اندرابی کے حوالے سے، کیسز کیا ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تھوڑا سا میں نے بتایا لیکن ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور کیا فورس یہ کر رہے ہیں جو انصاف کا قتل ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایک آنے والے دن میں ہو رہا ہے، چاہے وہ شبیر شاہ صاحب ہو، آسیہ صاحبہ ہو، کیا بن رہی ہے صورتحال اس کو مقبوضہ کشمیر میں؟ جی سیدہ آسیہ اندرابی کے حوالے سے جب میں یہ ایک بات کہوں تو آپ نے جو لفظ آئرن لیڈی کا استعمال کیا ہے وہ بالکل بجا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہترین انداز میں سیدہ آسیہ اندرابی کے اوپر بیٹھتا ہے۔ سن 2018 کی یہ بات ہے جب سیدہ آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو جو آلریڈی سری نگر میں مقید تھے ان کو وہاں سے سری نگر سے ہندوستان کی نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جہاں آپ UAPA کی بات کر رہے ہیں جس کے سیکشنز کے حوالے سے میں بھی بات بتاتا چلوں، اس کے ساتھ ساتھ انڈین پینل کوڈ یعنی کہ IPC جو ہے اس کے بھی کئی دفعات جو ہیں ان کشمیری خواتین کے اوپر لگائے گئے تھے، جبکہ 2018 کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس یہ دونوں آرٹیکل 35A اور 370 کشمیر کو ایک جدا گانا شناخت بھی دیتے تھے کہ اس کے مطابق ہندوستان کا کوئی قانون کسی کشمیری بالخصوص کشمیری خواتین کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا تھا۔ آج جس طرح سے اب ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میں آپ کو سیدہ آسیہ اندرابی کے الفاظ ہیں، سیدہ آسیہ اندرابی کے الفاظ جو ان کے بھائی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں، یہ رستہ ہم نے خود چنا تھا، ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم تیار ہیں کہ ہندوستانی سامراج جو سزا چاہتا ہے وہ ہمیں سنا سکتا ہے، کیونکہ یہ راہ وہ تھی جو ہم نے بہت پہلے چنی تھی، یہ راہ وہ تھی جو آزادی کی راہ تھی، حق استصواب رائے کی راہ تھی، ہندوستان سے چھٹکارے کی راہ تھی۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہندوستان کے یہ کالے کوٹ پہنے ہوئے ہندوتوا کے پجاری ہمیں جو سزا دینا چاہتے ہیں ہمیں سنا دیں۔ یہ الفاظ میں ان کے آپ کو اس لیے پہنچانا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت یہ آواز جیل کے پیچھے ہے اور یہ آواز دنیا تک پہنچنی چاہیے کہ کشمیری اور بالخصوص کشمیری خواتین جو ہیں وہ جھکی نہیں، بکی نہیں ہیں، ابھی بھی کھڑی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی اس وقت۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ذرا بتا بھی دیجیے گا، ہمارے ناظرین کو بھی کرن پروگرام کے توسط سے ہم بتاتے رہتے ہیں، ابھی وہ کافی بیماریوں میں مبتلا ہیں، عمر بھی ان کی زیادہ ہو رہی ہے، ان کو اپنے ہسبینڈ سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، بچے ان کے جو ہیں وہ بھی ان سے نہیں مل پاتے۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو ان کو صحت کی سہولیات کی عدم فراہمی ہے، کس قدر وہ سسٹمیٹک وے سے انڈیا ان کو پرووائڈ نہیں ہونے دے رہا تاکہ وہ روبہ صحت نہ ہو جائیں اور دوبارہ سے کوئی رمق نہ ملے، تو کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک عدالتی قتل کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اس حوالے سے اہم ہے کہ سیدہ آسیہ اندرابی ہوں یا ان کے ساتھ ان کی نوجوان رفیق کار فہمیدہ صوفی ہوں، میں بالخصوص ان کا ذکر بھی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں خواتین جو ہیں اس وقت
شدید بیماری میں مبتلا بھی ہیں. جہاں تک سیدہ آسیہ اندرابی کی بات ہے، سن 2010 کے بعد سے انہیں پھیپھڑوں کی اور سانس کی انتہائی شدید تکلیف لاحق تھی. اس کے علاوہ جوڑوں کی اور دل کی بیماری جو ہے وہ بھی سیدہ آسیہ اندرابی اس میں مبتلا ہیں. دوسری طرف فہمیدہ صوفی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس وقت 37 ایئرز اولڈ کی خاتون ہیں، لیکن اس وقت اس قدر شدید کمر کی جو تکلیف ہے اس میں مبتلا ہیں کہ انہیں کسی بھی قسم کے ٹیسٹ یا درد کی جو گولی ہے کہ کچھ درد ہی کم ہو جائے وہ تک جو ہے ہندوستان میں وہاں جیل کے اندر الاؤ نہیں کی تھی. جو خود سیدہ آسیہ اندرابی کی ادویات ہیں، اس سے پہلے جب ان کے حوالے سے بات کی گئی، ڈاکٹر کے ساتھ کوئی فریش چیک اپ کی بات کی گئی، انویسٹیگیشن ٹیسٹ کی بات کی گئی کہ ہر دوا جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد دوائی کی جو مقدار ہے اس کو بھی بڑھایا کم کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی کسی بھی قسم کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس وقت بھی آپ جب بات کرتے ہیں سیدہ آسیہ اندرابی کی تو یہ تمام دفعات اس کے حوالے سے ہندوستانی جج نے ان کے اوپر ان کو ملزم سے مجرم قرار دے دیا ہے. یہ دفعات جو ہیں لائف امپریزنمنٹ یا عمر قید، بالخصوص UFOA 18 ہو، 20 ہو، 38 اور 39 ہو. اس حوالے سے اس بات کا الہام اور اس بات کا امکان بہت حد تک ہے کہ وہ اس سزا کو سیدہ آسیہ اندرابی اور ان کے رفقا خار جو ہیں ان پہ لاگو کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یقیناً ہمیں کل پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا وہ ڈیوریشن رکھتے ہیں، عمر قید میں تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ جو ابھی موڈ نظر آ رہا ہے وہ تو ان کا یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے، تاکہ جو ان کی ہزیمت ان کو ہوئی تھی بنیاد المرصوص میں اسے فیس سیونگ کرنے کی کوشش کی جا سکے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروگرام میں دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے، اور دوسرے موضوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا جو معاملہ ہے اس وقت وہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے، بالخصوص بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کر لیں، وہ ان کے ساتھ مخاصمت کا ہے، دشمنی کا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان حالیہ کشیدگی نے خطے کی سیاست اور کھیلوں کے میدان میں ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے. 2024 میں بنگلہ دیش میں عوامی تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے اور ان کے بھارت فرار ہونے سے دونوں ممالک کے تعلقات میں شدید تلخی پیدا ہوئی ہے، جو اب سفارتی محاذ سے نکل کر کھیلوں کے بائیکاٹ تک پہنچ چکی ہے. 2024 میں بنگلہ دیش میں ہونے والی سیاسی تبدیلی نے دہائیوں پر محیط بھارتی اثر و رسوخ کو کمزور کر دیا ہے. بھارت نے بنگلہ دیش کے نئے حالات کو قابو کرنے کے بجائے کھیلوں کی سفارتکاری کو بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی تازہ مثال IPL سے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کا اخراج اور جواب میں بنگلہ دیش کا T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے بھارت جانے سے انکار ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت اس لیول پہ آ چکا ہے کہ وہ کھیلوں کو بار بار بطور سیاسی ہتھیار کے طور پہ، ڈپلومیٹک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے. رپورٹ آپ ملاحظہ کیجئے گا. کھیل کے میدان دو ملکوں کے مابین سفارتی کشیدگی کو کم کرنے اور ایک دوسرے کو قریب لانے کے باعث بنتے ہیں، لیکن BJP حکومت کی غلط اور جانبدارانہ پالیسیوں نے کھیل کے میدانوں کو بھی سیاست اور نفرت سے آلودہ کر دیا ہے. ہندوستان پر بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت، اسٹوڈنٹ لیڈر کے قتل سمیت عدم استحکام کو ہوا دینے کے واضح ثبوت منظر عام پر آئے تو دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی بڑھ گئی. انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے سنگین دھمکیاں ملنے پر بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا کہ ان کی ٹیم میچز کھیلنے کے لیے ہندوستان نہیں جائے گی. ہندوستان نے پہلے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے صاف انکار کیا، جس کا حل ہائبرڈ ماڈل سے نکالا گیا. اب بنگلہ دیشی ٹیم کو اس قدر سنگین دھمکیاں دی گئیں کہ اسے ہندوستان نہ آنے کا فیصلہ کرنا پڑا. ICC بھی ہندوستان کے زیر اثر اور کنٹرول میں ہونے سے جانبدارانہ کردار ادا کر رہی ہے. ہندوستان معاملے کو سلجھانے کی بجائے بنگلہ دیشی کرکٹرز کے کانٹریکٹ روک رہی ہے تاکہ انہیں مالی نقصان پہنچایا جائے. ہندوستان نے پہلے پاکستان اور اب بنگلہ دیش سے معاملات خراب کیے اور اب کھیل کے میدان پر سیاسی اثر و رسوخ حاوی کر کے سپورٹس کو تباہ کر رہا ہے. دنیا بھر کے شائقین کرکٹ نے ہندوستانی حکومت اور ICC کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہندوستان کھیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے، اسے اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا. جی راجہ فیصل صاحب، آپ کو میں اس میں انوالو کروں، فرمائیے گا کہ بھارت ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی کھیل اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے، لیکن جب بات پاکستان یا بنگلہ دیش کے حوالے سے ہو تو بھارت سب سے پہلے کھیلوں کا بائیکاٹ کرتا ہے نظر آیا ہے. اگر بھارت پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کھیلنے سے سیکیورٹی کے نام پر انکار کرتا ہے تو وہی بھارت بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو IPL سے کیوں نکال رہا ہے؟ کیا یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا سیاسی بلیک میلنگ ہے؟
دیکھیے یہ بالکل سیاسی بلیک میلنگ ہے، اور یاسر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ وہ امت شاہ جو کہ ابھی ہی از آئنگ اپون پریمیئر شپ کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں مودی کے بعد، وہ امت شاہ جو ہے وہ ہر صبح اور ہر رات کو جے شاہ سے ملتا ہے، اور جے شاہ اور امت شاہ آف کورس دے آر ٹو سائڈز آف دا سیم کوئن، باپ اور بیٹا ہیں، اور جے شاہ کو اگر آپ اس کے ہاتھ میں کرکٹ دے دیں گے، اور راجنیتی تو اس نے کرنی ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کی سیاست کو آگے پروان تو چڑھائے گا، اور اس کے باپ کی سیاست جو ہے وہ تو ساری کی ساری وہ نفرت سے شروع ہوتی ہے اور نفرت پہ ہی ختم ہوتی ہے، اور جب یہ نفرت کی بات کی جائے تو مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ تو ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، پہلے یہ پاکستان کے ساتھ کرتے رہے، اور جب سے بنگلہ دیش سے انڈیا کی حسینہ نکلی ہے تب سے ہم نے یہ دیکھا کہ ان میں ایک ان بلٹ نفرت ہے بنگلہ دیش کے لیے، اسی لیے آپ کو یہ نظر آیا کہ وہ ان کی جو را ہے وہ وہاں پہ ایکٹیو ہے، اور عثمان ہادی جیسے وہ نوجوان لیڈر جنہوں نے کہ آج کا بھارت شیپ کیا ہے، ان کو ان کے گھر میں جا کے وہاں پہ اپنے سٹوجز کے ذریعے ان کا مرڈر کروایا جاتا ہے، اور وہاں پہ شدید نفرت جو ہے وہ ابھاری جاتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے تو بہت سی ایسی ایگزامپلز فرام ود ان انڈیا نظر آ رہی ہیں جس میں کہ وہ مسلمان جو کہ بنگال سے تھے ان کو بنگلہ دیشی کہہ کے، ویسٹرن بنگال جو ہے، ویسٹ بنگال وہ ان کا اپنا ایک صوبہ ہے، اور اس کے جو لوگ ہیں ان مسلمانوں کو بھی مار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی بنگالی تھے اس وجہ سے مارا ہے، شدید نفرت پائی جاتی ہے، اور یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ کونسل نے کہ وہ اپنی ٹیم کو وہاں پہ نہیں بھیجیں گے، جہاں پہ ایک ملک کے لیے نفرت ہو وہ اپنے کھلاڑیوں کو، اپنے سپر سٹارز کو وہاں پہ بھیج کے ان کی جو جان ہے وہ جوکھوں میں کیوں ڈالیں؟ سیم شوڈ بی کمنگ فرام پاکستان، اور سیم شوڈ بی کمنگ فرام دی ادر کنٹریز از ویل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا بھارت سنس 2014 نفرت کی بنیاد پہ چل رہا ہے، نفرت کی بنیاد پہ پنپ رہا ہے، وہاں پہ ایک ہی چیز پرسسٹ کرتی ہے اور گرو کرتی ہے، اور وہ ہے نفرت۔ وہاں پہ محبت، آشتی، امن، کرکٹ یہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا، اور میری نظر میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور یہ منہ توڑ نفرت کو جواب دینا چاہیے، اور نفرت کا جو جواب ہے وہ ایک ہی ہے کہ ان کے ملک میں کرکٹ ہی نہ کھیلو۔ صحیح ہے۔ فرزانہ صاحب فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کہیں کرکٹ کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کے پاس کوئی پیسہ نہ آ جائے، اور وہ اس انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے اکثر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے شدید حالات کے باوجود جو ہمارے ان کے ساتھ تھے، 2023 میں ہماری ٹیم جو ہے وہاں پہ گئی، جبکہ انڈیا نے 2025 میں پاکستان آنے سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان کا جو رویہ ہے کھیل کو فروغ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس خطے میں کرکٹ کے فروغ کے حوالے سے، وہ کیسا آپ دیکھتی ہیں؟ اور خاص طور پہ جو انڈیا کا رویہ رہا ہے کہ یہ بگ 3 کا معاملہ ہو یا باقی معاملہ ہو، یہ اپنی ہیجمونک ایک رویہ جو ہے وہ قائم رکھتا ہے، کسی کے پاس پیسہ نہ چلا جائے، کسی کی اکنامک بہتری نہ ہو سکے۔ یور ٹیک آن اٹ۔ دیکھیے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ جس بھی جگہ پر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے سب سے بڑا بلی بنا رہے۔ اس ریجن کا، سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا بلی کون ہے جو کہ ہر قسم کی ڈیولپمنٹ، ہر قسم کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کو روکا ہے، وہ ہندوستان ہے۔ سارک ایک بہت پرانا لیکن ہمیشہ سے ریلیونٹ جو ہے ایک ایگزامپل ہے کہ سارک کو انسکسیسفل اور فیلئر بنانے میں ہندوستان کا سب سے اہم کردار رہا ہے، ورنہ یہ ریجن اپنی ٹریڈ میں بہت آگے جا سکتا تھا۔ تو ریجنل کنیکٹیوٹی کی مخالفت ہے کبھی۔ اسی طرح سے پھر آپ آئے دیکھیں یہ جو اسپورٹس ہے یہ کلچرل ایکٹیویٹیز میں آ جاتا ہے، اور نہ صرف کرکٹ ہے بلکہ ملٹیپل ایسے اسپورٹس ہیں جو کہ اس ریجن اسپیسیفک ہے، لیکن وہ کیوں نہیں آگے بڑھ پاتے؟ ونس اگین ٹو دا بگیسٹ بلی، اور وہ ہے ہندوستان۔ ہندوستان جو ہے اس نے تو جو آئی سی سی ہے اس کو بیسکلی بی سی سی آئی بنایا ہوا ہے، اور اس میں ہندوستان کی جو جتنے بھی یہ اس کو انگلش کا لفظ بہترین میں سمجھ کے استعمال کروں گی، شینینیگن، جس طرح کی فضول حرکتیں ہیں ہندوستان کی، آئی سی سی ہیز آلویز لیٹ اٹ گو۔ آئی سی سی نے کبھی اسٹرانگ ایکشن نہیں لیا کہ نہیں آپ کرکٹ کو جو ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول،
एज ए बुलियन टूल नहीं इस्तेमाल कर सकते। आईसीसी हमेशा हिंदुस्तान को जो है ये सब बकवास करने देता है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही ब्रेक डाउन हो गया है क्रिकेट एक्टिविटीज का। इसमें क्लियरली हम ये देखते हैं कि बाकी ये जो जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, ये बाकी जो मुल्क हैं वो और पाकिस्तान, हम आपस में अपने क्रिकेट है उसके जो है मैचेस भी हो रहे हैं, खेले जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो ये जो ममालिक है ना, ये फाइनली दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर ओन टाइम, वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान पर। ये भी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हार है कि वो समझता था कि हर चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सारे ममालिक मिलकर अब हिंदुस्तान को बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं। सही। अभी कुछ अर्से तक तो बीसीसीआई है उसकी बदमाशी चलेगी, ये भी कट डाउन होगी। ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है हिंदुस्तान का हर तरीके से, चाहे वो स्पोर्ट्स है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें शेख साहब आपको इन्वॉल्व करूँगी। ये फरमाइएगा कि कश्मीरी तो शुरू से ही हिंदुस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, अपनी जानें भी दे रहे हैं। किस कदर आप समझते हैं कि ये जो नफ़रत कश्मीरियों के लिए हिंदुस्तान ने 1989 के बाद बिलखुसूस दिखाई और 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया, वो अब अपने पड़ोसियों पाकिस्तान के साथ तो 1947 के बाद से हम देख रहे हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जब बांग्लादेश ने अपनी आवाज़ बात करना शुरू कर दी और उन्होंने अपनी कौमी हमीयत को मुकद्दम रखा, तो किस कदर आप देखते हैं कि इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे डील करना है, उसको जो नज़र आ रहा है वो उनको दबाने के लिए कर रहा है? यासिर साहब, बेसिकली हिंदुस्तान की जो पॉलिसी पिछले 10 साल से जब से मोदी आया है जो रही है, इस पॉलिसी में हिंदुस्तान के ताल्लुकात किसी भी एक पड़ोसी ममालिक के साथ नहीं है, चाहे वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। चलो हमारे पाकिस्तान के साथ तो थे ही नहीं, ये तो इन्होंने जो है ना कभी इसको उस्तवार करने की कोशिश की नहीं है, और चाइना के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। और ये बदकिस्मती है कि ये इस खत्ते को डिस्टेबलाइज इसलिए रखना चाहता है कि वो अपनी एक इजारादारी कायम करना चाहता है, और इस इजारादारी के जुनून में ये इस हद तक पहुँच चुका है कि इसको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। भाई ने कहा कि इनकी हसीना जब चली गई है ढाका से, उसके बाद बांग्लादेश को इन्होंने इतना डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की वहाँ पर खाना जंगी हो जाए। वहाँ के हिंदू जो रहते हैं बांग्लादेश में, उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो ज़ेर अताब हैं, वो मारे जा रहे हैं। ताकि योगी आदित्यनाथ ईवान में खड़े होकर कहता है कि जी एक दलित मारा गया तो आप खड़े क्यों नहीं हुए। तो मैं ये सोच रहा था कि हज़ारों और लाखों की तादाद में जो दलित इंडिया के अंदर मारे जाते हैं, उनके लिए कौन खड़ा हुआ है? जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हिंदुस्तान ने जो है ना, जो इंदिरा गांधी ने जो दावा किया था ना कि 2 कौमी नज़रिया मैंने खलीज बंगाल में डुबो दिया है, आज हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रहा है, ढाका के शाहराहों पर गली कोचू में वो ठाठे मार रहा है। अगर हिंदुस्तान को ये जोम है कि मैं हिंदू स्टेट जम्मू कश्मीर को बना दूं, ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये एक नज़रिया है, ये एक शनाख्त है। ये नज़रिया बज़ोर बाजू तो आप कमज़ोर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे 1450 साल पुरानी दलील है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये नज़रिया कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और एक बात यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला बन चुका है, हिंदुस्तान में अगर कोई बात करता है सिख तो खालिस्तानी बनता है, मुसलमान करता है तो पाकिस्तानी बनता है, कोई दलित करता है तो बेचारा बीमी बनता है, कोई नक्सलवादी करता है, वो जंगलों की तहफ़्फ़ुज़ का बात करता है तो वो नक्सलवादी बन जाता है। और वहाँ पर सिर्फ एक ही सिक्का चलता है कि जो बीजेपी की जिंदाबाद करेगा, बीजेपी का वाह वाह करेगा, वो देश भगत है, बाकी सब देशद्रोही है। उसकी मिसाल भाई ने पहले भी एक दी, जो जम्मू मेडिकल कॉलेज की अलमिया देखे कि वो मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, और बीजेपी के ये अनभगत, जो इन्हें हिंदुस्तान का मीडिया अनभगत कहता है, वो इस पे जश्न मना रहे हैं। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। तारिक, टुवर्ड्स वेरी लास्ट एट, ये फरमाइएगा कि किस कदर ये इक़दामात हिंदुस्तान के इंटरनेशनल पावर सेंटर्स को ये पैगामात देते हैं कि ये रीजनल स्टेबलाइजर नहीं है, ये डीस्टेबलाइजर है, जिसको इंडिया कहते हैं। जी बिल्कुल। तो अब तो हिंदुस्तान का बड़ा वाज़ेह हो गया है, उसका जो एक्सपोज भी हो गया, उसका जो इसका सब चीज़ें एक एक आप ये जिन्होंने ये बात की थी बांग्लादेश की, जब तक वहाँ हसीना वाजिद थी बांग्लादेश बहुत अच्छा था, बांग्लादेश बड़े अच्छे लोग थे। अब बांग्लादेश जब से हसीना वाजिद वहाँ से चली गई हैं, उनकी इंडिया की हुकूमत ख़त्म हो गई है, अब उनके ख़िलाफ़ भी हो गए हैं। उनका बड़ा वाइज फैसला है जो बांग्लादेश का वहाँ ना जाने का है। तो इनके पूरे पाक खित्ते में देख लें,
जहाँ भी अदम इस्तेहकाम की हो उसके पीछे इंडिया है, अफगानिस्तान के ज़रिए प्रॉक्सी वार हो, किसी भी हो, हिंदुस्तान के पीछे इसके हिंदुस्तान है। इस खिते में अमन अदम इस्तेहकाम के लिए जो है जितना भी कोशिश की जाती है हिंदुस्तान उसके पीछे घुटता है, उसकी तमाम ताने बाने वहाँ से बनते हैं। अब मकबूजा कश्मीर की एक जो साजिश की गई थी, अब वहाँ पे जो एक जम्मू और कश्मीर में वहाँ हिंदुओं को ला के आबाद करके उनको मिनॉरिटीज़ में मुसलमानों को बदलने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। एक बड़ी ये बड़ी साजिश है। इस साजिश को भी अब मीडिया में आती रहती है, लेकिन उस तरह से हाईलाइट नहीं होती कि वहाँ मुसलमानों को अक़लियतों में बदल दें जाए और कल को वहाँ पर रेफरेंडम करा के 375 पे उसके ऊपर स्टैंप लगा दी जाए। तो हिंदुस्तान का हमेशा जो ये तोसी अज़ाम जो है और वो खत्ते में चुदराहट का जो ख्वाब है वो ख्वाब अब ख़त्म हो चुका है। चुदराहट उनकी नहीं रही। अब इस खत्ते का जो है पाकिस्तान चौधरी है। ये बड़ा मैं बड़ा कहता हूँ कि आप जो फैसले होते हैं आप देख लें, किसी भी जंग में हो, किसी भी तनाज़े में हो, किसी भी माज आई हो, तो पाकिस्तान की जो कलीदी हैसियत होती है उसको रुकवाने में, उसे अमन कायम करने के लिए तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज का और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की जो कोशिशें पॉलिसी हैं उसकी वजह से आज पाकिस्तान इस खित्ते का चौधरी है। हम फैसले और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अल्टीमेटली पाकिस्तान के फैसलों से दुनिया के पावर सेंटर्स ने मानी है, जबकि हिंदुस्तान अपने फैसलों से वो अपनी पोजीशन खो चुका है। आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से तज्ज़िया, तबसरा, रिपोर्ट और शॉर्ट्स आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।